हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश। और आज हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, राइट। ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसका ज्यादा वैल्यू नहीं है आपके लिए। ये एक ऐसी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज इस बात को जरा थोड़ा सा पॉज करके देखिए, समझिए। जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो अगर आप इस स्लाइड को थोड़ा सा पॉज करना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जैसे कि वादा किया था कि कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। अब उसी में जो अगला चैप्टर है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, राइट। तो सबसे पहले तो ये बात है कि लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस क्या है। जब हम लोकोमोशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है लोकोमोटिव्स, जैसे कि ट्रेन, बस, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, ठीक है। ये सारे लोकोमोटिव्स हैं। और मूवमेंट क्या है, क्या इन दोनों में फर्क है? तो हाँ, इन दोनों में फर्क है। अगर आप मूवमेंट की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर है लिविंग बींग्स का, ठीक है। लोकोमोशन सिग्निफिकेंट फीचर लिविंग बींग्स का नहीं है, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग बींग्स का। मूवमेंट की जहां आप बात करते हैं वहां आप लिविंग बींग्स के बारे में बात करते हैं और इसको सिग्निफाई करते हैं। क्यों? जब आप पहला वाला चैप्टर पढ़ते हैं, द लिविंग वर्ल्ड वाला, जिसमें लाइफ की साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात होती है, वहां हम ये बात कहते हैं कि लिविंग बींग्स को डिस्क्राइब करने का एक तरीका उनका ग्रोथ, उनका रिप्रोडक्शन, उनका एनवायरनमेंट को सेंस कर पाना, उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर पाना और मूव करना, ठीक है। तो वो आपको एक एक ओवरव्यू देता है, वो चैप्टर, कि लिविंग बींग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। अब जब आप यहाँ सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द लिविंग बींग्स की बात करते हैं मूवमेंट में, तो आप क्या बताते हैं कि वो जो खुद के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। जैसे मूव तो रोबोट भी करता है, मूव तो आपकी कार भी करती है, मूव तो आपका क्या कहते हैं प्लेन भी करता है, मूव तो आपका ड्रोन भी करता है, पर वो ऑटोमेटिक नहीं होता। आप उसे कमांड देते हैं। इवन देन जो कमांड, जो ऑटोमेटिक, जो आपकी टेस्ला कार्स होती हैं, आप उन्हें भी कमांड देते हैं, पर ये मूवमेंट जो है ऑटोमेटिक नहीं होता। जिस मूवमेंट की हम यहां पे बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा ऑटोमेटेड होता है और इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि ये हाथ का मूवमेंट, ये देखिए, ये हाथ का मूवमेंट, ठीक है। ये गर्दन का मूवमेंट, ठीक है। ये ऐसे, ये जितने भी चीजें हैं, चेंज इन पोजीशन जब आ जाती है तो मूवमेंट का थोड़ा सा अफेक्ट आ जाता है। जैसे कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट की अगर बात करें तो हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। अमीबा के बारे में आप सबने बचपन से पढ़ा हुआ है, अमीबा प्रोटियस के बारे में, प्रोटोजोन है। कुछ अमीबा की स्पीशीज जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिसीजेस भी कॉज करती हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। मूवमेंट वाटर का भी हो सकता है, फूड का भी हो सकता है, और इन सब चीजों का भी हो सकता है, जैसे कि ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन में पढ़ते हैं, राइट। मूवमेंट के लिए आप सीलिया, फ्लैजिला और टेंटिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स करते हैं। सीलिया में जैसे पेरामीशियम आ गया, फ्लैजिला में जैसे कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज आ गए, और टेंटिकल जैसे कि हाइड्रा। मूवमेंट प्लस चेंज इन प्लेस ऑफ लोकेशन इज कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप किसी भी मूवमेंट में चेंज इन प्लेस ऑफ लोकेशन और प्लेस की बात कर लेते हैं तो लोकोमोशन हो जाता है, वो मूवमेंट नहीं रहता। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केसेस में लोकोमोशन और मूवमेंट काफी इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड होते हैं। यूनिसेलुलर और सिंपलर फॉर्म्स में भी होते हैं, पर मल्टी सेलुलर में वो ज्यादा रेगुलेटेड, ज्यादा इंटरकनेक्टेड और ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं।
जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग और फ्लाइंग। आप जब वॉक करते हैं, इस बात को कभी गौर करिएगा, आप जब वॉक करते हैं तो आपके पैरों की मसल्स भी मूव कर रही होती हैं और आप खुद अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको एज अ इंसान समझूं, ये दो पैर समझूं किसी इंसान के, तो ऐसे ऐसे बाइपेडल मोशन होता है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट भी हो रहा है, ये देखिए, ठीक है, और लोकोमोशन भी हो रहा है, ये, ठीक है। इसी तरह से आपका रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, ये जितने भी हैं ये लोकोमोशन के पार्ट हैं। ये ना सिर्फ मूवमेंट के पार्ट है बल्कि लोकोमोशन के भी पार्ट है। आगे चलते हैं। तो क्या लोकोमोशन और मूवमेंट हमेशा डिफरेंट होते हैं? नहीं, हमेशा नहीं होते। इनफैक्ट रेयरली वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम स्पेरेमिशियम की सीलिया का लें, तो उसमें मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंक्स जो है वो भी एक मूवमेंट में हेल्प करता है, सीलिया, और सीलिया आल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन एज वेल। सिमिलरली हाइड्रा भी टेंटिकल्स में फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है और वो मूवमेंट में भी काम करता है। ह्यूमंस में भी लिम्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये मूवमेंट में भी काम करते हैं और लोकोमोशन में भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट्स है आपके सामने, क्या सारे लोकोमोशन मूवमेंट है, क्या सारे मूवमेंट लोकोमोशन है? ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट है। सोच के बताइएगा, आंसर कीजिएगा। गलत होगा कोई बात नहीं, दोबारा से वीडियो को देखिएगा, गलती करना अलाउड है, अनटिल और अनलेस आपका जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। यहाँ गलती करना अलाउड है, एग्जाम में गलती मत करिएगा, आप ही का नुकसान होगा। Locomotion is generally done for food, shelter, made escape from predators, suitable breeding grounds, better climatic conditions, better opportunities. जैसे कि बहुत सारी बर्ड्स होती हैं वो माइग्रेट करती हैं, बहुत सारे एनिमल स्पीशीज जो है माइग्रेट करते हैं, हम भी बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए नए कंट्री या नए शहर को मूव करते हैं, तो वो सारा लोकोमोशन में जनरली आता है। लोकोमोशन में बेसिकली आपकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, ठीक है। मूवमेंट में जरूरी नहीं है कि आपकी पोजीशन चेंज हो, जरूरी नहीं, हो भी सकती है, और जहां मूवमेंट प्लस पोजीशन चेंज हो गई उसी को आप लोकोमोशन कहते हैं। यानी लोकोमोशन एक एडवांस्ड वर्जन है मूवमेंट का। आपको आपके सवाल का जवाब इसी स्टेटमेंट से मिल जाएगा, ठीक है, हिंट दे दिया है मैंने। आगे चलते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में कितने तरह के मूवमेंट्स होते हैं? वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, पर आपकी किताब ने उन्हें तीन बेसिक कैटेगरी में डिफाइन किया है, जैसे कि एमोबॉइड, सिलियरी और मस्कुलर। तो मैक्रोफाजेस, ल्यूकोसाइट्स और माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो है एमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। मैक्रोफाजेस और ल्यूकोसाइट्स ये आपके इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में काम करते हैं। इनका एमीबॉइड मूवमेंट क्यों होता है वो मैं आपको इम्यूनोलॉजी वाले चैप्टर में समझाऊंगा। सूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, ये देखिए, ये एक एक्चुअल इमेज है जो कि माइक्रोस्कोप के अंडर लिया गया है, और ये एक डायग्राम है अगेन स्टीफन मिलर की किताब से, जो मैं अक्सर जो है कोट करता हूँ। तो सूडोपोडिया क्या है, ये तो आप बचपन से 8 से 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें मुझे आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एमोबॉइड मूवमेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एमोबॉइड मूवमेंट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपकी किताब आपके उसमें तो नहीं आएगा, एग्जाम में तो नहीं आएगा, पर आपको पता होना चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से किसी भी चीज को समझ पाए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं सिलियरी मूवमेंट्स। इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स लाइन विथ सिलिएटेड एपिथेलियम। अभी हम एक चैप्टर करके उठे हैं जो हमारा शायद पहला चैप्टर था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। उसमें जब हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम समझा रहे थे तो हमने आपको बताया था सीलेटेड एपिथेलियम का बड़ा रोल है, वही रोल को यहाँ पे रीडिस्कस किया गया है। तो जब हम एयर इनहेल करते हैं तो उस एयर में सिर्फ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं होते, उसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, ठीक है। वो इतने छोटे होते हैं कि हमें वो दिख तो सकते ही नहीं है, वो हमारी बॉडी के फिल्टर्स के थ्रू भी पास हो जाते हैं, हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू। ट्रैकिया के अंदर जो सीलेटेड एपिथेलियम है वो उनको फिल्टर आउट कर देता है,
क्योंकि बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इतनी बेहतर तरीके से डिजाइंड है कि हमारी बॉडी में जनरली वो चीजें नहीं जाती हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो रिमूव करते हैं ताकि एटमॉस्फेरिक एयर से ये अनवांटेड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स चले जाए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अगर गलती से भी एक डस्ट पार्टिकल या छोटा सा कोई पार्टिकल जो है आपके लंग्स में चला जाए तो वो बहुत बड़ा इंफेक्शन कॉज कर सकता है, जो कि डिलीटीरियस हो सकता है, डिजास्टर्स हो सकता है। ठीक है, पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी हम यही बात करते हैं। इसको मैं आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो तो अब हम बात करते हैं अपने इसी के आगे वाले पार्ट की, जिसमें हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो ब्रश जैसा आपको दिख रहा है कुछ कुछ, यही है आपका सीलिएटेड एपिथेलियम। राइट, यही आपका सीलिएटेड एपिथेलियम है, जिसके कि पार्ट्स हैं, प्रोपेल करते हैं म्यूकस को और रिप्रोडक्टिव सेल्स को बाय सीलियरी एक्शंस। ठीक है, ये आपका पैरामीशियम का एक डायग्राम है जो कि ज्यादा अच्छा तो नहीं है, बट ठीक है। ये नीचे का पार्ट सीलिया का पार्ट है जो कि मूवमेंट में काम करता है और लोकोमोशन में भी काम करता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखिए, ये 12th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसमें ये देखिए जो ओवा का मूवमेंट होगा। अब इसमें दिखाया नहीं है पर इंटरनल लाइनिंग्स में सीलिया का काम होता है। ठीक है, और वो ये हेल्प करती है ओवा को एम्पिलरी इस्थेमस जंक्शन तक पहुंचाने में और स्पर्म से फ्यूज कराने में। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है दोस्तों, याद करिए, एम्पिलरी इस्थेमिक जंक्शन है जहां पे आपका साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। राइट, तो ये एक बहुत ही डिटेल डायग्राम है, मैंने ये ब्रिटानिका जो ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया होता है उससे उठाया है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, ज्यादा देखने की समझने की जरूरत नहीं है, एक ओवरव्यू के लिए डाला है ये डायग्राम। आगे चलते हैं। अब आता है मस्कुलर मूवमेंट लिम्स का। ये ठीक है, ये ये जॉस का, हाँ ठीक है, और टंग का मूवमेंट, ये जितने भी हैं आपके, ये मस्कुलर मूवमेंट्स के पार्ट होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स पे डिपेंड करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। जब जैसे ये करते हैं ना, जैसे आप तेज से ऐसे ऐसे वो बांध लीजिए, अपना फिस्ट कर लीजिए, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये रिलैक्सेशन होता है। तो ये बड़ा हेल्प करता है आपको आपके लोकोमोशन और मूवमेंट में। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब इन तीनों में, मस्कुलर में, स्केलेटल सिस्टम में और न्यूरल सिस्टम में, मस्कुलर सिस्टम में, स्केलेटल में और न्यूरल सिस्टम में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है इन मूवमेंट्स के लिए। सपोज मुझे अपना ये फोन उठाना है, सबसे पहले मेरा ब्रेन मेरे हाथ को सिग्नल देगा कि फोन उठाओ। मेरा हाथ जो है मेरे फोन को उठाएगा और मेरा फोन जो है मेरे हाथ तक आएगा। ठीक है, अगर मुझे वापस रखना होगा तो मेरा ब्रेन फिर सिग्नल देगा कि फोन को वापस रखो, तो मेरा हाथ जो है मेरे फोन को टेबल पे रखेगा और फिर रिलैक्स होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ये तो एक बहुत सिंपल एक्टिविटी है, मैं इसको और भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, जितनी भी आपकी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती है, जैसे कि सपोज ये है कि आप किसी डेंजरस सिचुएशन में है, या सपोज ये है कि आपको इमरजेंसी है और आपको भाग के जाना है, आपका पेपर है, आपका कोई टेस्ट है जिसके लिए आप लेट हो रहे हैं, अब आपको भाग के जाना है, तो आप क्या करेंगे, आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा कि यू हैव टू रन राइट नाउ। आप पूरी ताकत लगाएंगे भागने की, उसमें आपका मस्कुलर, आपका स्केलेटल और आपका न्यूरल सिस्टम सही से काम करना चाहिए। राइट, तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसी बात को समझाते हैं। तो ये एनसीईआरटी के स्नैपशॉट्स हैं। आज का लेक्चर बस इतना ही होगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा। मैंने देखा है मेरे व्यूअर्स का अटेंशन टाइम ज्यादा बड़ा नहीं है, रील्स का एडिक्शन कह सकते हैं या आजकल का बदलता टाइम कह सकते हैं कि आजकल लोगों का ज्यादा अटेंशन रहता नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपसे मेरे वीडियोस 20 मिनट से ज्यादा के ना हो, ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पता चल जाए और आप लोगों का टाइम भी ज्यादा यूज ना हो। ठीक है, आइए, और ये एनसीईआरटी के स्नैपशॉट है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ
कि प्लीज एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, समझते रहिए और रीडिंग की हैबिट डालिए, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत मोटी मोटी बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और किताब पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि जितने आप किताब पढ़ेंगे, जितनी आप पेपर्स पढ़ेंगे, जितना आप रिसर्च पढ़ेंगे, उतना आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे फिजिशियन, अच्छे सर्जन बनेंगे, ठीक है। क्लास ओवर हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष को। मैं ऐसे ही कोशिश करता रहूंगा कि आपके लिए नए और अच्छे कंटेंट लाता रहूं, ताकि आप जो है इसी तरह से चैनल, इसी तरह से जो है इंजॉय करते रहें एक क्वालिटी कंटेंट नीट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में, जिसमें मैं लोकोमोशन के नए वाले पार्ट में, जिसमें मसल्स का जिक्र है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो थोड़ा लंबा होगा, बट आई थिंक कि वो एक अच्छा और इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा जैसे ये था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप watching my videos, liking, sharing, subscribing to my new channel, growing together with Shirish। एक गेट का वर्टिकल भी आएगा, उसके बारे में आराम से डिस्कशन होगा, ठीक है। और मैं एक दिन एक पूरा 30 से 40 मिनट का एक पॉडकास्ट या वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि बायोलॉजी के एस्पिरेंट्स के लिए और नीट के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।